तो भाई फाइनली 33 साल से जो नेपोली की प्रॉब्लम चली आ रही थी कि वो करीब तो बहुत आ जाते थे स्कुडेटो जीतने के, लेकिन जीत नहीं पाते थे। कल रात में वो उनका इंतजार खत्म हुआ और 33 साल के बाद आखिरी बार जब नेपोली ने टाइटल उठाया था तब डिएगो आर्मांडो मैराडोना यूज्ड टू प्ले फॉर नेपोली, और उस साल के बाद 1990 के बाद नेपोली कभी दोबारा अपना जो हाथ था वो स्कुडेटो ट्रॉफी पे नहीं जमा पाई थी। और कल रात में एक ड्रॉ खेलने के बाद उडिनेसे के अगेंस्ट फाइनली नेपोली हैव बीन क्राउंड चैंपियंस ऑफ द इटालियन लैंड। और यहाँ पर देखो कितनी अच्छी चीज़ ये हुई है इटालियन लीग में कि पिछले 4 साल में आपको 4 नए लीग विनर्स मिले हैं। यूवेंटस के बाद आपकी इंटर मिलान ने जीता टाइटल, उसके बाद लास्ट ईयर आपकी एसी मिलान ने जीता टाइटल, और इस साल आपकी नेपोली ने जीता है। तो एक जो ये एक नई वाइब सी आई है ना इटालियन लीग में, सीरी आ में, ये उस लीग को और इंटरेस्टिंग बनाती है। और डेफिनेटली यार जितने लोग नहीं देखते हैं सीरी आ को, उनको देखना चाहिए, क्योंकि उधर कंपटीशन लेवल और एक जो एक परसेप्शन बना हुआ है ना वहाँ पे लोगों का कि सीरी आ बहुत डिफेंसिव लीग है। आई थिंक अगर आप फुटबॉल देखोगे, नेपोली को खेलता देखोगे, एटलांटा को खेलता देखोगे, इवन अगर आप इंटर को खेलता देखोगे ना, तो आपका ये परसेप्शन बहुत हद तक चेंज होगा। एंड हाँ, नेपोली की इस टाइटल विन के बाद उनके जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, और सबसे बड़ा नाम उन सारे नामों के बीच में है विक्टर ओसिमेन का, जिनके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी फुटबॉल क्लब और आपकी बायर्न म्यूनिख 3 टीमें तैयार हैं उनके सिग्नेचर के लिए। और क्योंकि वो ओपनली आकर बोल भी चुके हैं कि ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन फ्रॉम सीरी आ, और उनको प्रीमियर लीग में खेलना है या फिर एक ऐसे क्लब के लिए खेलना है जो कि आपकी यूसीएल के लिए compete कर रही हो। लेकिन अगर आप कल रात में टाइटल जीतने के बाद नेपोली के प्रेसिडेंट का अगर आप स्टेटमेंट सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका यहाँ पर जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। दे वांट टू विन अगेन एंड दे वांट टू विन द चैंपियंस लीग एज वेल। और देखो बहुत सारी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हुए थे, बहुत बैंकरप्सी की कगार पे ये क्लब 2 बार आ चुका है पिछले 30 साल में, लेकिन उसके बाद ये बाहर निकल कर आए हैं। जिस तरीके से 2012 के बाद नेपोली ने अपने आप को स्टेबल किया है, वहाँ पर अब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि इनको अपने प्लेयर्स बेचने हैं, तभी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। नेपोली अगर सीरी आ क्लब्स की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल क्लब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। तो यहाँ पर डेफिनेटली भाई स्पेलेटी के अंडर जिन्होंने अचीव किया है वो काबिल तारीफ़ है। डेफिनेटली यार आपको पता चल रहा है कि नेपोली अगर इस साल जीती है तो उसके पीछे वजह इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, ना कि सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंसी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनका फ्यूचर डिसाइड होगा इस समर विंडो में, और नेपोली क्या आपके विक्टर ओसिमेन को सेल करेगी, और अगर सेल करती है तो कौन सा वो क्लब होगा जो नेपोली के डिमांडिंग प्राइस जो कि कम से कम 120 मिलियन होने वाला है उसको पे कर सकती है। बट भाई अगर आप बात करो एक ऐसे साल की जहाँ पर मैराडोना के 2 टीम्स ने एक वो टाइटल चेस किया और उसको जीता जिसके लिए वो इतने साल से वेट कर रहे थे, तो अर्जेंटीना ने आपके 36 साल के बाद टाइटल जीता, और यहाँ पर आपकी नेपोली ने 33 साल के बाद टाइटल पे अपने हाथ जमाए हैं। तो भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द नेपोली फैंस। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अब ट्रांसफ़र न्यूज़ जो आ रही है उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। तो देखो रियल मैड्रिड ने जूड बेलिंगम का ट्रांसफ़र तो फाइनलाइज कर लिया, लेकिन उनके सबसे बड़े राइवल जो हैं वो अभी भी इस चीज़ पर कोई क्लैरिफिकेशन हासिल नहीं कर पाए कि क्या आपके लियोनेल मेसी बार्सिलोना आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हवा का रुख थोड़ा सा बदलता दिख रहा है। और यहाँ पर मैन सिटी का नाम जो इंक्लूड हुआ है उसने एक कंपटीशन ज़रूर अराइज किया, और डेफिनेटली यहाँ पर कल रात में जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग नेमार एंड मेसी आर ऑन द रडार ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड। अब देखो न्यूकासल ने जब से टेक ओवर हुआ है उतने कोई बड़े नाम साइन नहीं किए हैं, लेकिन अगर वो चैंपियंस लीग में, जो कि वो जाने वाले हैं चैंपियंस लीग में, अगर वो चैंपियंस लीग खेलेंगे तो उनको एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की ज़रूरत होगी। अब हवाई में ये बात भी सामने आई थी, आपको याद होगा विंटर विंडो में, कि न्यूकासल ने एक एक्स्ट्रा क्लॉज डलवाया है आपके रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट में जब उन्होंने अल नसर ज्वाइन की, कि अगर न्यूकासल चैंपियंस लीग क्वालिफाई करती है तो रोनाल्डो चैंपियंस लीग खेलने के लिए न्यूकासल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं, और इसको बिल्कुल खारिज किया था आपके एडी हाउ ने, जो कि करेंट मैनेजर हैं न्यूकासल के। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक वाइब ज़रूर क्रिएट होगी न्यूकासल के चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने से, कि क्या वो मेसी या रोनाल्डो में से किसी एक को साइन करने की कोशिश करेंगे। एंड देखो न्यूकासल के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई एफएफपी रेगुलेशंस लग नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इतना ओवर द टॉप जाकर वेज बिल मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो डेफिनेटली दे कैन गेट मेसी ऑन बोर्ड। लेकिन मेसी ज़्यादा रियलिस्टिक नाम पता है कौन सा है? वो है आपके नेमार जूनियर का।
अब देखो नेमार जूनियर यूनाइटेड के रडार पर भी हैं, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइनिंग नेमार जूनियर। एंड नेमार जिस भी क्लब में जाएंगे, भले ही उनके डिसिप्लिनरी इश्यूज कितने भी रहे हों, लेकिन आप अगर टैलेंट की बात करो ना तो नेमार इज राइट देयर अमंग द टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ लास्ट डिकेड। तो डेफिनेटली भाई अगर नेमार चैंपियंस लीग खेलना चाहते हैं एक ऐसे क्लब के साथ जो कि ज़्यादा एम्बिशियस है और जिनका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है पीएसजी के कंपैरिजन में, तो न्यूकासल कुड बी दैट क्लब। लेकिन बात वही है कि क्या न्यूकासल अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हिंडर करेगी इतनी बड़ी साइनिंग्स को लाकर। एंड कल जो हेवियर तेबास का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि अगर मेस्सी ला लीगा ज्वाइन करते हैं, अगर मेस्सी बार्सिलोना ज्वाइन करते हैं, तो उनको सिग्निफिकेंट वेज ड्रॉप लेना पड़ेगा जो उनको पीएसजी में मिल रहा है, उससे उन्हें बहुत नीचे आना पड़ेगा। एंड बार्सिलोना को भी अपने प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर आप सैलरी कैप के ब्रैकेट में आओगे और उसके बाद ही आप मेस्सी को रजिस्टर कर सकते हो। तो देखो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो माना जा रहा है कि मेस्सी 70% तक वेज रिडक्शन लेने को तैयार हैं बार्सिलोना में खेलने के लिए। एंड एक चीज़ तो कंफर्म है कि मेस्सी और पीएसजी का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है अब कि मेस्सी कभी आपको वापस से पीएसजी की किट में दिखेंगे। हो सकता है वो बचे हुए मैचेस के लिए ट्रेनिंग करने भी ना जाएं। तो आई थिंक ये एक चीज़ तो क्लियरेंस हो गई है, मिल गई है इस चीज़ की कि पीएसजी और मेस्सी का जो एक अभी डमाडोल सा एक रिलेशनशिप चल रहा था, इट इज़ फाइनली ओवर नाउ। और हाँ, यहाँ पर एम्बापे की भी अगर न्यूज़ में बात करूँ तो एम्बापे के फ्यूचर भी डिपेंड करता है कि पीएसजी इस समर में मेस्सी और अगर नेमार दोनों जाते हैं तो किस प्लेयर से रिप्लेस करेगी। एंड देखो यहाँ पर अगर अर्लिंग हालैंड की बात की जाए तो आपके अर्लिंग हालैंड के फ्यूचर के रिगार्डिंग भी आपकी रियल मैड्रिड अगले ईयर जाकर बिड करने को तैयार है, मतलब 1 साल और वेट करके अर्लिंग हालैंड के लिए जाने को तैयार है। तो यहाँ पर अगर अर्लिंग हालैंड मैड्रिड की टॉप प्रायोरिटी बन जाते हैं तो क्या वो फिर एम्बापे को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रॉफी के लिए compete करना चाहते हैं और वो है बैलन डोर की ट्रॉफी। और देखो बैलन डोर अगर जीतना है तो इन दोनों का एक टीम में होने का फिर सवाल पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर प्रायोरिटी अगर सेट की जाएगी तो फिर आप कह सकते हो कि शायद अर्लिंग हालैंड की जैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं और जो नंबर 9 की एक वेकेंट सीट निकलने वाली अगली साल करीम बेंजेमा के बाद, उसके लिए वो आपके अर्लिंग हालैंड को पूरी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस केस में क्या फिर बार्सिलोना किलियन एम्बापे के लिए जा सकती है या फिर कोई और क्लब किलियन एम्बापे के लिए जा सकता है। बट डेफिनेटली भाई काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो क्रिएट हुआ है अभी यहाँ पर। और लिवरपूल के ट्रांसफर रिगार्डिंग भी अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो न्यूज़ ये है कि मैकएलिस्टर के साथ एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने की तैयारी कर रही है लिवरपूल। लेकिन इस रेस में आपकी मैन सिटी भी कूद चुकी है। तो भाई मैन सिटी अगर हाथ धो बैठी है जूड बेलिंगम से और यहाँ पर अगर वो बर्नार्डो सिल्वा को भी बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो बर्नार्डो सिल्वा की जगह पर और गुंडोगन की जगह पर आपके एक ऐसे प्लेयर को लेकर आना चाहेंगे जो सीधे ईजिली फिट इन हो जाए आपके पेप गार्डियोला के सिस्टम में। तो मैकएलिस्टर का नाम एक ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पर रायन ग्रेवेनबर्ग के रिगार्डिंग भी न्यूज़ ये है कि लिवरपूल रायन ग्रेवेनबर्ग को लाने की कोशिश कर सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर चेल्सी फुटबॉल क्लब की बात की जाए यार तो देखो चेल्सी में जॉ फीलिक्स के ट्रांसफर के रिगार्डिंग अभी क्लैरिटी नहीं है। फीलिक्स के रिगार्डिंग अभी हायर की बैठे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम फाइनलाइज करते भी हैं फीलिक्स की डील को तो क्या वो नए मैनेजर सिस्टम के अंडर फिट इन होगा या नहीं होगा। ऑल्सो यार रियल मैड्रिड की जॉब जो है ना वो अभी भी बिल्कुल अवेलेबल होती दिख रही है। ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कार्लो एंचेलोटी आपके कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीजन के अंदर। और यहाँ पर अभी तक जो नागल्समैन की न्यूज़ आ रही थी कि नागल्समैन टू आपका टॉटनहम हॉटस्पर्स इज़ अबाउट टू गेट सर्टेन, लेकिन अब वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर स्पर्स ने सिर्फ यहाँ पर टॉप 4 का चांस बॉटल नहीं किया है, एक बार फिर उन्होंने एक और चांस बॉटल कर दिया है एक अच्छे मैनेजर को लाने का। और अब जाबी अलोंसो का भी नाम यहाँ पर लिंक होता दिख रहा है टॉटनहम की जॉब के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जाबी अलोंसो का नाम आपके रियल मैड्रिड के साथ भी जोड़ा जा रहा है। देखो जाबी अलोंसो इज़ अ वेरी यंग मैनेजर, अभी काफ़ी टाइम लगेगा उनको एक रियल मैड्रिड जैसी जॉब के लिए अपने आप को प्रूव करने में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2 साल का और वक्त अगर लें जाबी अलोंसो और उसके बाद मैड्रिड उनको अप्रोच करे तो ज़्यादा सेंस बनाता है रेदर देन गोइंग फॉर हिम नाउ। क्योंकि लेवरक्यूजन में एक्सपेक्टेशंस की जो एक लेवल है वो रियल मैड्रिड के 10% के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर मैड्रिड को नया मैनेजर अगर अपना चूज़ करना है तो उनको बहुत ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। एंड ये चीज़ आपके नागल्समैन के केस में भी बिल्कुल लागू होती है। दैट नागल्समैन ने इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखाया है, लेकिन अगर आप बात करो डिलीवर करने का बड़े स्टेज पर तो नागल्समैन के पास भी अपने आप को बैक करने के लिए कोई इतनी बड़ी ट्रॉफीज़ है नहीं। तो देखते हैं भाई क्या होता है नागल्समैन के केस में और आपके पोचेटिनो टू चेल्सी के केस में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अगर आपको चैनल में और अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।